जय हिंद दोस्तों, रखी खन्ना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एसीपी नहीं मिलेगा क्योंकि प्रमोशन कैडर कोर्स पास नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका रैंक है नायक। इन्होंने सीपी ग्राम के जरिए एसीपी लेने के लिए कार्रवाई करी। शिकायत गई रिकॉर्ड के पास। रिकॉर्ड ने एक्सेप्ट किया कि आपका केस हम पीओआर को भेज रहे हैं एसीपी देने के मामले में। एक्सेप्ट हो गया था केस इनका, लेकिन बाद में रिकॉर्ड ने फिर ऑब्जेक्शन लगा दिया। फिर पेंशनर को एक लेटर भेजा कि आपको एसीपी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने प्रमोशन कैडर कोर्स पास नहीं किया। इसी पर दोस्तों एक लेटर आया है कि किस तरीके से रिकॉर्ड ने फिर पेंशनर्स को गुमराह किया। जी हां दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको दूंगा लेटर दिखाकर एसीपी के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मई की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों मई जैसे ही शुरू हुआ नहीं, पेंशनर्स मैसेज करने लगे कि सर मई की पेंशन कब मिलेगी, मैसेज आएगा नहीं आएगा, एडवांस मैसेज का हमें क्या करना चाहिए। मतलब पेंशनर्स परेशान होने लगते हैं। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा मई की पेंशन के बारे में। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पर। जी हां दोस्तों एमएनएस जो कि ऑफिसर्स हैं, ये भी आर्म फोर्स का हिस्सा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है एमएनएस पर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स पे। क्या फैसला आया है, क्या डिसीजन लिए गए हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स पे, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों लास्ट जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। नोशनल इंक्रीमेंट लेने की 3 कैटेगरी है पेंशनर्स की। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट लेने की 3 कैटेगरी मैं आपको समझाऊंगा पेंशनर्स की। अगर आपने ये 3 कैटेगरी समझ ली तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर रिकॉर्ड ऑफिस आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों तीनों कैटेगरी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है एसीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, यानी जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं, उनको एसीपी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, और वो भी 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। अगर कोई सिपाही है, 10 साल से ऊपर की सर्विस है, तो फिर नायक की पेंशन। अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर उनकी सर्विस 20 साल से ऊपर है तो फिर हवलदार की पेंशन। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे, एक एक्स सर्विसमैन थे जिनका रैंक था नायक। इनकी सर्विस थी टोटल 20 साल, 20 साल 1 महीने सर्विस थी, और ये रिटायर हुए थे दोस्तों 2005 में। इनको एसीपी मिलनी थी, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली। रिकॉर्ड ने माना कि हम आपका केस पीओआर को भेज रहे हैं एसीपी के लिए। साथ में दोस्तों पीओआर ने टाइम बाट का सैंक्शन भी लगाया है कि यह केस काफी पुराना हो गया है, इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर से हमें परमिशन लेनी होगी। केस सही तरीके से चल रहा था आगे, लेकिन बाद में जाकर रिकॉर्ड ने फिर ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब रिकॉर्ड ने क्या ऑब्जेक्शन लगाया, साइड में आप लेटर भी चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड ने कहा कि प्रमोशन कैडर कोर्स पास नहीं किया, नायक से हवलदार रैंक का। जी हां दोस्तों आपको प्रमोशन कैडर कोर्स पास करना होता है। अब खुद इसमें पेंशनर से ये कोर्स पास नहीं करता, उसको करवाया जाता है। पेंशनर की या फिर जवान की, पूर्व सैनिक की इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। सर्विस के दौरान इसमें यह कोर्स करवाया जाता है, तब आप इस कोर्स को करते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड लिखता है कि प्रमोशन कैडर कोर्स आपने पास नहीं किया, नायक से हवलदार रैंक का, यानी जिस चीज की आपको पेंशन चाहिए, जिस रैंक की आपको पेंशन चाहिए, तो उसके लिए आपने कोर्स ही पास नहीं किया, नायक से हवलदार रैंक का। हालांकि इनको जो पेंशन मिलनी थी, एसीपी मिलनी थी, वो एक हवलदार रैंक की मिलनी थी, लेकिन रिकॉर्ड ने कह दिया कि प्रमोशन कैडर कोर्स आपका पास नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि इनको सीधी तरीके से एसीपी नहीं मिलेगी, कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे आर्मी हेडक्वार्टर के, तब इनको एसीपी ग्रांट हो पाएगी। तो दोस्तों इनका केस
हमने ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम इनके केस की आगे कार्रवाई करेंगे और फिर हम इनको एसीपी दिलवा पाएंगे। अगर दोस्तों ये सीधी तरीके से लेटर लिखेंगे तब इनको एसीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, जो रिकॉर्ड को समझाना पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा प्रमोशन की, आप सही से समझिएगा। प्रमोशन की दो कैटेगरी है। जी हाँ दोस्तों, सर्विस में जब आप रहते हैं तो प्रमोशन की यहां पे दो कैटेगरी रहती है, जिसके बेस पर एमएससीपी और एसीपी काम करती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक होता है प्रमोशन अनविलिंग। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रमोशन आ रहा है और आपने उसे नकार दिया, सर्विस के दौरान आपने मना कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि भैया मुझे नेक्स्ट रैंक का प्रमोशन नहीं चाहिए, आपने अनविलिंग दे दिया। अब दोस्तों इसमें जो इच्छा है वो खुद एक जवान की रहती है, पेंशनर की रहती है, यानी जवान ने खुद मना किया कि भैया मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। इस केस में आपको एमएससीपी या फिर एसीपी नहीं मिलती। यानी जब आपको एमएससीपी मिलनी है जिस तारीख को, अगर आपने उससे पहले प्रमोशन को अनविलिंग कर दिया तो फिर आपको एमएससीपी एसीपी नहीं मिलती। तो पहला केस है प्रमोशन अनविलिंग का, यानी यह जवान के हाथ में है, खुद पेंशनर के हाथ में है, पूर्व सैनिक के या फिर जवान के हाथ में, कि वो खुद प्रमोशन को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है कि मैं प्रमोशन नहीं ले रहा। फिर दोस्तों दूसरी कैटेगरी है प्रमोशन कैडर कोर्स। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन कैडर कोर्स ये जवान के हाथ में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब रिकॉर्ड ने जो जवाब दिया कि आपने प्रमोशन कैडर कोर्स पास नहीं किया, अब दोस्तों इसमें क्या पेंशनर की गलती है, खुद जवान की गलती है कि उसने ये कोर्स पास नहीं किया। भैया ये कोर्स करवा ही नहीं गया यूनिट के द्वारा, इस वजह से जवान ने ये कोर्स नहीं किया। अब जवान या फिर खुद पूर्व सैनिक मना क्यों करेगा कि भैया मैं प्रमोशन कैडर कोर्स पास नहीं करूंगा। जब ये क्वालिफिकेशन आएगी, जब ये कोर्स आएगा तो ऑटोमेटिकली जवान करेगा। पेंशनर, जवान या फिर पूर्व सैनिक क्यों मना करेगा? तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहां पे मना कर दिया कि प्रमोशन कैडर कोर्स पास नहीं किया। हालांकि दोस्तों इसमें यूनिट का हाथ है, जवान की इसमें कोई गलती नहीं है। पेंशनर तो खुद ही बोल रहा है कि मेरे से ये करवा ही नहीं गया तो मैं कैसे करता, इसमें सरासर यूनिट की गलती है। तो दोस्तों इस केस को हम देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनको एसीपी मिल जाए। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा रिकॉर्ड को समझाने में। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई केस पेंडिंग में पड़े हैं या फिर आपको हक नहीं मिल रहा तो आप नीचे कमेंट जरूर करेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। मई की पेंशन 30 मई को मिलेगी स्पर्श के पेंशनर को। कब मिलेगी? फ्राइडे वाले दिन। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जो स्पर्श की पेंशन है वो महीने के लास्ट डे में आपको मिलती है। अगर महीने के लास्ट डे में सैटरडे पड़ गया या फिर संडे पड़ गया तो फिर आपको पेंशन मिलती है फ्राइडे को। तो काफी पेंशनर्स परेशान हो रहे थे कि सर पिछली बार की तरह अप्रैल की पेंशन का मैसेज नहीं आया था, काफी लेट आया था, लेकिन पेंशन आपको मिल गई थी ठीक टाइम पे। तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? क्या हमें मई की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिलेगा? क्या पेंशन लेट लतीफ होगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैसेज आपको मिले या ना मिले, लेकिन मई की पेंशन आपको मिल जाएगी 30 मई को। 30 मई को आपको पेंशन मिल जाएगी फ्राइडे वाले दिन। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैसेज मिलता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार काफी लेट मिलता है। तो मैसेज की आपको परवाह नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, आप वेट करिए। 30 मई को आपको मई की पेंशन मिल जाएगी, वो भी डीआर 55% के साथ। चलते अगली जानकारी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एमएनएस पर। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पर एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि दोस्तों ये मामला जुड़ा है भर्ती से ये मामला जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एमएनएस को पूर्व सैनिकों के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो पूर्व सैनिक को सभी मान्यता प्राप्त है, सभी फैसिलिटी प्राप्त है, सभी लाभ उनको मिलते हैं, तो सेम यही लाभ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलेंगे। यानी कि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो फायदा जवानों को मिलता है, पूर्व सैनिकों को मिलता है, वही फायदा एमएनएस को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। फिर क्या लिखा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने? एमएनएस अन्य सैन्य कर्मियों के समान लाभ और नौकरी के अवसरों के लिए प्राप्त होंगी। जी हां दोस्तों, यानी कि जिस तरीके से पूर्व सैनिक रिटायरमेंट होने के बाद कहीं दूसरी जगह जॉब करने लगते हैं, जैसे कि सिविल में चले गए
या फिर पीएसयू में चले गए, ठीक इसी तरीके से एमएनएस को भी ये अधिकार है कि जैसी वो जॉब छोड़ेंगी आर्म फोर्स की, उसके बाद वो कहीं दूसरी जगह भी जॉब कर सकती है। उन पे कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरीके से जो फैसिलिटी पूर्व सैनिकों को, जवानों को मिलती है, चाहे वो भर्ती से संबंधित हो या फिर किसी और लाभ से संबंधित हो, सारा फायदा एमएनएस को दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर दोस्तों एमएनएस आर्म फोर्स का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमएनएस के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स ये भी एक आर्म फोर्स का हिस्सा है, सैन्य का हिस्सा है, इसलिए भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों ये मामला जुड़ा है भर्ती से। जी हां दोस्तों, कुछ भर्ती होनी थी जिसमें एमएनएस के साथ कुछ भेदभाव हो रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि एमएनएस के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस तरीके से पूर्व सैनिकों को, जवानों को जो फायदा मिलता है भर्ती का किसी दूसरी जगह से, सेम यही फायदा एमएनएस को दिया जाएगा। दोस्तों जैसा आपको पता है ओआरजेसीओस को अभी मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 5,200, एमएनएस को दी जाती है 10,800 और ऑफिसर्स को दी जाती है 15,500। जैसा आपको पता है इक्वल एमएसपी का केस भी कहीं ना कहीं डिसमिस हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो डिसमिस हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला आया नहीं है। ओआरजेसीओस की मांग थी कि हमें भी 15,500 एमएसपी दी जाए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी इस मामले में कोई बातचीत करता ही नहीं है कि ओआरजेसीओस को भी 15,500 एमएसपी मिलनी चाहिए। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का या फिर जो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, उनका कहना है कि मिलिट्री सर्विस पे का जो मामला है ये कहीं ना कहीं पे कमीशन से जुड़ा है। पे कमीशन का ये मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला सुना होगा या फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुना होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। यानी कि दोस्तों कोर्ट भी इस मामले से पीछे हट रहा है। वो भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि करे तो हम क्या करें। जितने भी कोर्ट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन्होंने कहीं ना कहीं माना कि जो ये मिलिट्री सर्विस पे का मामला है ये कहीं ना कहीं पे कमीशन का मामला है। पे कमीशन ही अगर कोई फैसला लेता है तभी ये स्वीकार्य होगा। वैसे कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों कोर्ट भी यही चाहता है कि पे कमीशन इस पे कोई फैसला ले। तो दोस्तों जैसा आपको बताएं 8वां वेतन आयोग आपको मिलना है, तो दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग में ओआरजेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे लगभग 15,000 से ऊपर पहुंच जाए। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि हार्ट कंडीशन जो जोखिम है वो ओआरजेसीओस को ज्यादा है। अब दोस्तों ये पे कमीशन पे डिपेंड करेगा कि वो ओआरजेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे कितनी निर्धारित करती है, या फिर एमएनएस की मिलिट्री सर्विस पे कितनी निर्धारित करती है, या फिर अधिकारियों की कितनी मिलिट्री सर्विस पे होगी 8वें वेतन आयोग में। कहीं ना कहीं ये पे कमीशन का मैटर हमें देखने में लग रहा है, जैसे कि आगे चलकर हमें 8वां वेतन आयोग मिलेगा, तो पे कमीशन ही डिसाइड करेगा इसे कि किस प्रकार से ओआरजेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे इक्वल हो सकती है या फिर बढ़ सकती है। फिलहाल अभी ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है, अभी ये मामला ठंडा पड़ा है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट लेने की 3 कैटेगरी है पेंशनर की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है डीओपीटी ने अपना इंटरिम आदेश निकाल दिया 14 अक्टूबर का, उसके तहत आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, सीपी ग्राम में शिकायत डालनी पड़ेगी, लगातार शिकायतें डालनी पड़ेंगी, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कि रिटायरमेंट की डेट को देखते हुए किस प्रकार से आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। अब इसकी भी 3 कैटेगरी है। जो पेंशनर्स 1 मई 2023 से पहले आए हैं उनको फायदा मिलेगा 1 मई 2023 से, यानी जिन पेंशनर्स ने कोर्ट केस नहीं किया, जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं जो 1 मई 2023 से पहले आए हैं, उनको फायदा मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का 1 मई 2023 से। यानी नोशनल इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट है वह आपको 1 मई 2023 से दिया जाएगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा या फिर रिकॉर्ड के द्वारा। तो पहली कैटेगरी है उन पेंशनर की जो 1 मई 2023 से पहले आए हैं, 2006 में आए हैं, 7 में आए हैं, 8 में आए हैं, 12 में आए हैं, 15 में आए हैं, 16 में आए हैं, तब आपको इसका बेनिफिट 1 मई 2023 से मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद से आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहली कैटेगरी है इन पेंशनर्स की। दूसरी कैटेगरी है जो 1 मई 2023 के बाद आए हैं पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों,
जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 11 अप्रैल 2023 का, वो उन पे लागू होगा जो 1 मई 2023 से पहले आए हैं पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, और जो पेंशनर्स 1 मई 2023 के बाद आए हैं और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको फायदा मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का रिटायरमेंट के बाद का, जब से वो रिटायर हुए। तो दूसरी कैटेगरी इन पेंशनर्स की है जो 1 मई 2023 के बाद आए, तो उनको फायदा कब से मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का? जब से वो रिटायर हुए। अगर वो जून में रिटायर हुए तो उनको जुलाई का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, उसके बाद जुलाई से जो उनकी पेंशन होगी वो उनको बढ़ी हुई मिलेगी, यानी जब से वो रिटायर हुए उस टाइम से उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर दोस्तों तीसरी कैटेगरी उन पेंशनर्स की है जिन्होंने कोर्ट केस किया, उनको मिलेगा आवेदन की तिथि से या फिर कोर्ट के निर्णय के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, चाहे पेंशनर्स 1 मई 2023 से पहले आए हो या फिर 1 मई 2023 के बाद आए हो, उनको फायदा मिलेगा कोर्ट के निर्णय के अनुसार। जैसा कोर्ट ने लिख दिया है उसी के आधार पे पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी को काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों तीसरी कैटेगरी उन पेंशनर्स की है जो कभी भी रिटायर हुए, लेकिन अगर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया और फैसला आ गया तो फैसले के आधार पे उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जैसा कोर्ट ने लिखा है वैसा ही पालन करना पड़ेगा, वैसे ही देना पड़ेगा पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी को। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 कैटेगरी यहां पे समझा दी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 20 फरवरी का, उसमें एक और चीज लिखी थी कि जिन्होंने आवेदन दिया है कोर्टों में, जिन्होंने आवेदन दिया है उसका फायदा पेंशनर्स को मिलेगा 3 साल पहले का एरियर। जी हाँ दोस्तों, यानी जब से आपने आवेदन दिया है कोर्ट में उससे पिछले 3 साल का एरियर आपको मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी कोई डिपार्टमेंट पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी 3 साल पहले का कोई एरियर नहीं दे रही, अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं 3 साल पहले का एरियर तो उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो दोस्तों आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको सारे रूल्स रेगुलेशन समझा दूंगा, वो भी लिखित में। ऑर्डर चाहिए होगा आपको, कोर्ट का आदेश चाहिए होगा, डीओपीटी का आदेश चाहिए होगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगी। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।